बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। इसका लेक्चर 2 है कन्फॉर्मल एंड आइसोगोनल मैपिंग्स। हमारे पास यहाँ जी प्लेन है जिसमें दो कर्व हैं C1 C2। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो अल्फ़ा लिया गया है। और दूसरी हमारे पास W प्लेन है C1, दो कर्व हैं C1 डैश और C2 जिनके दरमियान एंगल है बीटा। हमारे पास कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन है, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कन्फॉर्मल मैपिंग। अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो, इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में इक्वल हो, यानी मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन सेम हो, तो इसको हम कहेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग। दूसरा है आइसोगोनल मैपिंग। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज नॉट प्रिजर्व, यानी इनकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन इनकी डायरेक्शन को प्रिजर्व ना किया जाए, तो इसको हम कहेंगे आइसोगोनल मैपिंग। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, मैप द रीजन x इज इक्वल टू ए अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू जेड स्केयर। थोड़ा मैंने पहले बोला था कि जो आपके पास कर्व होगी w वो w इन टर्म ऑफ z होगा। जहाँ देखें x इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, लाइन है। अगर हम a को मुख्तलिफ वैल्यू पुट करते जाएंगे तो मुख्तलिफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती जाएंगी, तो इसका मतलब ये हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन्स बन जाएंगी। तो देखें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, w इज इक्वल टू जेड स्केयर। तो आपको पता है w आपके पास क्या है, u प्लस योटा v के इक्वल, z आपके पास है x प्लस योटा y। अब बेटा w और z की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें, इसका स्केयर एक्सपेंड करें, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो u इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, v इज इक्वल टू 2xy। अब आप देखें, आप पहले भी आप डेफिनेशन में बोल चुके हैं कि जो u होगा वो भी आपके पास इन टर्म ऑफ x एंड y होगा, जो आपके पास v होगा वो भी इन टर्म ऑफ x एंड y होगा। तो देखें u भी इन टर्म ऑफ x एंड y है और v भी इन टर्म ऑफ x एंड y है। तो अब स्टेप नंबर 2 हम यूज़ करेंगे, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप देखें x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें a स्क्वायर और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें a। तो आप इक्वेशन 3 से यहाँ से निकालें y की वैल्यू v/2a, इस इक्वेशन को आप पुट कर दें 3 में। तो देखें आपके पास क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर आप देखें तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की पहचान क्या है, देखें हमारे पास दो वेरिएबल हैं u और v। आपको कैसे पता चलेगा ये पैराबोला की इक्वेशन है? बेटा पैराबोला की इक्वेशन में एक वेरिएबल स्केयर में होता है और एक वेरिएबल सिंगल पावर में होता है। अगर आप देखें तो v स्केयर में है और u सिंगल पावर में है। जब एक वेरिएबल स्केयर में हो दूसरा वेरिएबल सिंगल पावर में हो तो बेटा हमेशा इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। अब आपने ये चेक करना है कि ये इक्वेशन किसके पैरेलल है, यानी बेटा ये इक्वेशन u के पैरेलल है या v के पैरेलल है। इसका मतलब है जिसकी पावर सिंगल होगी बेटा पैराबोला हमेशा u के पैरेलल होता है। इसका मतलब है अगर हमारे पास ये u और u डैश है, ये v और v डैश है, जो हमारे पास कर्व है वो हमेशा बेटा u के पैरेलल होगी, जिसमें सिंगल पावर होगी। आगे मैंने कुछ नोट लिखे जो इस क्वेश्चन का पार्ट हैं। इफ़ a इज़ अ पैरामीटर देन फैमिली ऑफ लाइंस x इक्वल टू ए मैपिंग फैमिली ऑफ पैराबोलाज। बेटा देखिए मैंने बोला था कि आपके पास a जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर आप a को मुख्तलिफ वैल्यू देंगे तो बेटा मुख्तलिफ आपके पास आंसर आते जाएंगे। यहाँ देखें मुख्तलिफ आपके पास लाइन आएंगी, यहाँ मुख्तलिफ आपके पास पैराबोला आएंगे, इसलिए इसको कहते हैं फैमिली ऑफ लाइन्स। इसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ पैराबोला। इफ़ u एंड v आर कांस्टेंट, अगर आपके पास u और v क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे ये देखें u और v को अगर आप कांस्टेंट लें, सपोज करें u को मैं c1 के इक्वल ले लेता हूँ और v को c2 के इक्वल ले लेते हैं। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल c1, एक्स वाई इज इक्वल टू c2। आपके पास जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन। अब अगर आप देखें, अगर आपके पास a इज इक्वल टू b हो तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। अगर आप देखें इनके नीचे अगर सेम नंबर्स हों, जैसे मैंने लिखा हुआ a इज इक्वल टू b, तो बेटा इस हाइपरबोला को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलेटरल हाइपरबोला, या इसकी दूसरी इक्वेशन भी होती है एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स वाई इज इक्वल टू c2। तो बेटा इसको हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलेंगे या इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोलेंगे। ये दो अहम पॉइंट है जिसको आपने अच्छे तरीके से देखना है आपने। दूसरा हमारे पास मैपिंग है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैपिंग है w इज इक्वल टू जेड की पावर n। तो बेटा इसको हमने चेंज किया है पोलर फॉर्म में। देखें आपके पास z होता है x प्लस योटा y, जो x आपके पास लेते हैं आप r cos थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। यहाँ पुट करें x इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस योटा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो r यहाँ से कॉमन ले लें, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा
और आपने ये भी पढ़ा है कि कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा बराबर होता है e की पावर एयोटा थीटा। अगर हो या कॉस 2 थीटा प्लस एयोटा साइन 2 थीटा तो ये इक्वल होगा एयोटा 2 थीटा के। तो बेटा ये z हमारे पास आ गया आर ई की पावर एयोटा थीटा। ये देखें z को मैंने लिखा आर ई की पावर एयोटा थीटा। इसी तरह ये हमारे पास जो w प्लेन है यो u प्लस एयोटा v, इसको भी मैंने पोलर फॉर्म में चेंज किया सिमिलरली उसी तरह जैसे मैंने z प्लेन को चेंज किया। तो ये वैल्यू उठा के मैंने ये z की वैल्यू आ गई और ये w की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। देखें ये z की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी, w की वैल्यू भी उठाकर मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। अब देखें ये पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अब इनको हम कंपेयर करेंगे, देखिए एक्सपोनेंशियल जो कि पावर है वो आपस में कंपेयर हो जाए, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आपस में कंपेयर हो जाएंगे। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि z एब्सलूट इज इक्वल टू 1 या z एब्सलूट इज इक्वल टू 2, ये हमेशा इक्वेशन सर्कल की होती हैं। इसका मतलब इसका रेडियस 1 है और इसका रेडियस 2 है। तो मैंने बोला था कि जब आप लिखते हैं कि z एब्सलूट इज इक्वल टू 2, इसका मतलब इसका रेडियस 2 है, इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। देखिए इसका रेडियस 2 और उसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे। इसका मतलब z एब्सलूट इज इक्वल टू r। तो बड़ा z एब्सलूट को हमेशा बड़ा r लिखा है, इसका मतलब है इसका रेडियस r है और इसका सेंटर ओरिजिन पे है। देखिए हमने लिखा रो इज इक्वल टू r की पावर n, तो देखें r की जगह पे आप z एब्सलूट भी लिख सकते हैं। तो इसका हमने नोट लिखे हैं नीचे, या इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है, इफ़ r इज कांस्टेंट देन सर्कल इन z प्लेन इज मैप्ड इनटू अ सर्कल। आप देखें यहाँ अगर आपके पास है z एब्सलूट इज इक्वल टू r, तो देखें z किसका काम करे, एब्सलूट का। तो मैंने क्या बोला था, अगर z एब्सलूट के बराबर होगा तो ये इक्वेशन क्या होगी, सर्कल। तो w प्लेन विद रेडियस एज पावर ऑफ n। देखिए ये हमारे पास जो है इसका अपना इक्वेशन ऑफ सर्कल है z प्लेन में, अगर ये और w प्लेन में भी ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लेकिन जो इसका रेडियस है वो r की पावर n है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है फाई इज इक्वल टू एन थीटा। अगर आप देखें जो आपको हमेशा पता है कि जो एंगल है वो दो लाइनों के दरमियान बनता है, इसका मतलब थीटा और फाई यहाँ हमारे पास एंगल है। जो थीटा है ये z प्लेन का एंगल है, जो फाई है ये आपके पास w प्लेन का एंगल है ये, लेकिन ये z प्लेन के एंगल का n टाइम मल्टीपल है। जो मैंने लिखा हुआ है ए लाइन इन z प्लेन इज मैप्ड इनटू अ लाइन w विद एंगल एज n टाइम द एंगल ऑफ द z प्लेन पास थ्रू दी ओरिजिन। ये मैं पहले बोल चुका हूँ, जब ऐसी इक्वेशन लिखी होती है इसका मतलब है कि इसका रेडियस 2 है और जो इसका सेंटर है वो ओरिजिन पे है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1/2 z प्लस 1/z। हमने क्या किया, z प्लेन को हम पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई आर कॉस थीटा प्लस आर एयोटा आर साइन थीटा आर ई की पावर एयोटा थीटा। तो बड़ा हमने क्या किया, w की जगह पे मैंने पुट कर दिया u प्लस एयोटा v और z की जगह पे मैंने पुट कर दिया e एयोटा थीटा। आपको पता है कि e एयोटा थीटा बेटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा e की पावर माइनस एयोटा थीटा कॉस थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ये देखिए इसके मैंने पुट कर दिया आर कॉस थीटा प्लस आर, जब जो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब क्या किया मैंने, यहाँ कॉस की वैल्यू निकाली, इसको मैंने इधर डिवाइड कर दिया, यहाँ से मैंने साइन की वैल्यू फाइंड आउट करी, इसको मैंने इधर डिवाइड कर दिया। अगला स्टेप क्या, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, जो हमारे पास इक्वेशन हासिल हुई वो है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आपको पता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स का क्या है कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपने देखनी हो कि ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं, और एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर या ए नॉट इक्वल टू बी, और ए और बी इसमें दोनों जो नंबर हो वो मुख्तलिफ होंगे, एक्स और वाई दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होंगे, वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी। अब हमने क्या किया, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल लिया। अब r प्लस 1/r किसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आ गई। स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो देखें एक का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। यहाँ से आप क्लियर कर लें, एक कोएफिशिएंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर एक कोएफिशिएंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ये हमेशा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनती है, विच इज़ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।